गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविक्स क्लास 7th लेसन नंबर 1 ऑन इक्वालिटी, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पहले पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। सो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने पढ़ा है। पार्ट 1 की जो स्टोरी थी वो थी कांता की, जो कि वोट देने के लिए जाती है और वोट के लिए वहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन होती है, जिसमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, सब इक्वल हैं और सब लाइन में खड़े होकर वोट दे रहे हैं। तो वह इस चीज़ से काफ़ी खुश होती है कि जिनके घर पे वह काम करती है, जो जैन साहब है, वो भी उनके साथ उस लाइन के अंदर खड़े और वोट दे रहे हैं। और वह एक दिन अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल जाती है उसको दिखाने के लिए, तो वहाँ भी देखती है कि काफ़ी लंबी लाइन है और उसको उस लाइन में लगना पड़ता है। तो वह सोचती है कि ज़रूरी नहीं है कि जैन साहब जिनके घर वह काम करती है कि वह वोट देने के लिए लाइन में खड़े हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वह हॉस्पिटल में भी इतनी लंबी लाइन में खड़े होते होंगे अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वह काफ़ी अमीर है, पैसे दे सकते हैं और अपना काम जल्दी करवा सकते हैं। तो वह इस चीज़ के बारे में सोचती है। सेकंड जो पार्ट था उसमें हमने पढ़ी थी स्टोरी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की और मिस्टर एंड मिसेज़ अंसारी की। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हैं वह उन्होंने अपनी एक बुक है जो खुद लिखी है, उसका नाम है जूठन, जिसमें वह बताती हैं कि वह कक्षा 4 में पढ़ते थे और उनकी क्लास में और भी जो उनके क्लासमेट्स थे वो भी पढ़ते थे। क्लासमेट्स जो थे वह सब बेंचेस पे, डेस्क पे बैठते थे, और जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे उनको उन सबसे काफ़ी अलग रखा जाता था, क्योंकि वह दलित माने जाते थे। उनको अगर सब ऊपर बैठे हैं चेयर्स पे तो सब वह नीचे मैट पे बैठते थे। तो एक दिन उनके जो टीचर थे उन्होंने उनसे कहा कि जाकर ग्राउंड की सफाई करो। अब जो ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, काफ़ी बड़ा था, जिसकी सफाई करने से उनकी कमर है जो काफ़ी दर्द करने लग गई। तो उनको काफ़ी गुस्सा आ रहा था, तो वह अपने टीचर के पास गए और उनको डांट कर उनसे गुस्सा होकर आए और बोले कि एक दिन जो मेरा बेटा है वो भी यहीं इसी स्कूल में पढ़ने आएगा, और ज़रूरी नहीं है कि मेरा बेटा ही आएगा, उनके साथ जो और दलितों के बच्चे हैं वह भी स्कूल में पढ़ने के लिए आएंगे। और जो अगली स्टोरी है वो हमने पढ़ी थी मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की, जिनको रहने के लिए अपार्टमेंट चाहिए था रेंट पे। तो वह अपने प्रॉपर्टी डीलर को बोलते हैं कि वह उनसे उनके लिए एक रेंट का अपार्टमेंट ढूंढ कर दें। तो उनका जो कास्ट था, मुसलमान जो था, मतलब कि अंसारी जो उनकी कास्ट थी, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही थी उनको कि उनको अपार्टमेंट नहीं मिल पा रहा था। तो उनके जो प्रॉपर्टी डीलर थे उन्होंने उनसे कहा कि आप अपना नेम जो है, अपनी कास्ट है, वो चेंज कर लीजिए, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी से मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लीजिए। तो ऐसा करने के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि यह सब गलत था। तो मिस्टर एंड मिस अंसारी ने मना कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे। तो क्योंकि ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, तो ये करना सही नहीं था। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इंडिया में जो है कास्ट सिस्टम जो है कितना इम्पोर्टेंट दी जाती है इसको। अभी भी इस टाइम में भी अभी भी मतलब कि लो कास्ट है और ऐसे काफ़ी कास्ट है जिनको मतलब कि ऐसा माना जाता है। तो ये सब सही नहीं है। तो पार्ट में जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी है, तो उनको भी सेम रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी अपनी जो इंडिया में। तो पार्ट 3 है, अब हम उसमें पढ़ते हैं इक्वालिटी इन इंडिया डेमोक्रेसी। आगे हमारा आ जाता है अगला टॉपिक, जो कि है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। यानी जो हमारा इंडियन डेमोक्रेसी है वो किस तरीके से इक्वालिटी लाने की कोशिश करता है, या फिर इक्वालिटी के लिए हमारा जो गवर्नमेंट है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या काम करता है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देता है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ लिखा गया है कि जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के वो सभी इक्वल होंगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करे, किसी भी कास्ट से बिलोंग करे, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो भी हो या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो भी हो, सभी लोग क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन इसका ये नहीं मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद हमारे देश में इनइक्वालिटी जो है वो खत्म हो चुकी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारा इंडियन डेमोक्रेसी है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये कानून है कि सभी लोगों को इक्वल का दर्जा दिया जाएगा, या फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देने की बात कहता है। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले की अगर हम स्थिति की बात करें तो उस समय में ऐसा कोई भी कानून नहीं था जो कि लोगों को डिस्क्रिमिनेशन या फिर इल ट्रीटमेंट से बचा सके। यानी पहले कोई भी ऐसा कानून नहीं था जहां पर लिखा गया था कि सभी लोग बराबर हैं या फिर सभी लोगों को डिग्निटी या फिर इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो देखिए, जो हमारा इक्वालिटी का रिकॉग्नाइजेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में वो कुछ खास प्रोविजंस पर आधारित है, कुछ खास चीजों पर आधारित है। पहला तो ये है कि सभी लोग जो हैं कानून के सामने बराबर हैं, यानी कि हमारे देश में चाहे प्रेसिडेंट हो या फिर कांता जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर है या फिर कोई भी व्यक्ति हो, उसको सेम लॉ यानी कि बराबर कानून का
बराबर सामना करना होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए कोई खास कानून नहीं बनाया गया है। दूसरा ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ या फिर फीमेल मेल किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। और तीसरा यह है कि सभी लोगों को एक्सेस है सभी पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, यानी कि किसी भी व्यक्ति को आप प्लेग्राउंड, होटल, शॉप या फिर मार्केट से जाने से नहीं रोक सकते हैं। इंडिया का कोई भी व्यक्ति सभी पब्लिक प्लेसेस पर जा सकता है, मार्केट में जा सकता है, होटल में जा सकता है, दुकानों में, प्लेग्राउंड में, सभी जगहों पर जा सकता है। और सभी व्यक्ति जो हैं वो सभी वेल्स या फिर रोड्स जो है सभी चीजों को यूज कर सकते हैं। बाथिंग घाट, यानी कि लोगों के साथ आप अनइक्वल ट्रीटमेंट किसी भी तरीके से फोर्स नहीं कर सकते। इसके बाद आपका चौथा आ जाता है, वो है ये है कि पहले देखिए जो अनटचेबिलिटी चलती थी, अछूत वाली बात चलती थी, अब ये कानून को हटा दिया गया है, यानी कि अब इसको एबॉलिश कर दिया गया है, इसको हम क्या कहते हैं उसको इलीगल बना दिया गया है। अनटचेबिलिटी को इलीगल बना दिया गया है अब हमारे देश में। तो इन चार चीजों के आधार पर जो हमारी गवर्नमेंट है या फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देने की कोशिश करता है। इसके बाद हम दो तरीके से देखेंगे कि जो हमारा गवर्नमेंट है जो कि इक्वालिटी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है या फिर गारंटी करने की कोशिश करता है। पहला तो है कानून के जरिए और दूसरा है गवर्नमेंट प्रोग्राम के जरिए जो कि चलाई जाती है डिसएडवांटेज कम्युनिटी के लिए। तो देखिए बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं इंडिया में जिसके जरिए सभी लोगों के राइट को बचाने की कोशिश की जाती है या फिर कोशिश की जाती है कि उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। और कानून के अलावा जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी चलाए हैं ताकि जो लोग हैं या फिर जो कम्युनिटी है जो कि जिनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट काफी सालों तक किया गया, सैकड़ों सालों तक किया गया, उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। और ये जो स्कीम्स है ये इंश्योर करते हैं कि सभी लोगों के लिए ग्रेटर अपॉर्चुनिटी मिले जो कि पहले से उनके पास नहीं थी। और देखिए जो एक स्टेप है जो कि काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है वो है मिड डे मील स्कीम। यानी मिड डे मील स्कीम तो आप जानते ही होंगे कि स्कूल में बच्चों को खाना दिया जाता है। और इस मिड डे मील स्कीम में जो जितने भी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल है वहां पर चिल्ड्रन को पका हुआ खाना मिलता है। जो तो हमारा तमिलनाडु था वहां पर इस चीज को सबसे पहले लागू किया गया था। और 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है वो इस स्कीम को अपने राज्य में अपने स्कूलों में लागू करें 6 महीने के अंदर। उसके बाद इस स्कीम को पूरे देश में लागू कर दिया गया। और ये जो स्कीम है इसका काफी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। और इसका इफेक्ट ये पड़ा है कि देखिए जो ज्यादा गरीब बच्चे थे, यानी जो गरीब बच्चे स्कूल में उनका रेगुलर अटेंडेंस नहीं होता था वो अब स्कूल आने लगे, वहां पर उनका ज्यादा इनरोलमेंट होने लगा, ज्यादा एडमिशन होने लगा, ज्यादा बच्चे स्कूल को अटेंड करने लगे। और इसके साथ ही जो टीचर्स है वो ये रिपोर्ट करते हैं कि जो चिल्ड्रन है जो पहले जाते थे घर लंच के लिए, यानी कि जब लंच होता था स्कूल का तो वो घर चले जाते थे और वहां से फिर खाने के बाद वो वापस आते ही नहीं थे स्कूल में। लेकिन जब से मिड डे मील स्कूल में दिया जाने लगा है तो लोग स्टूडेंट जो है उनका अटेंडेंस काफी बढ़ गया है। और इसके साथ ही जो बच्चे हैं जो कि गरीब बच्चे हैं जिनकी माँ कहीं पर काम करती है या फिर किसी और चीज में व्यस्त रहती है, उनको पहले अपना काम छोड़कर बच्चों को खाना खिलाना होता था। लेकिन वो भी अब फ्री है क्योंकि बच्चों को स्कूल में ही खाना मिल जाता है। और ऐसा करना अब उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो अपना काम छोड़कर या फिर जो डेली वर्क वो करी उसको छोड़कर बच्चों के लिए वो खाना पकाएं। और देखिए ये जो चीज है इस चीज की वजह से जो कास्ट प्रिजुडिस है, यानी कि पहले जो कास्ट सिस्टम के लोगों के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता था उसको भी काफी हद तक कम करने में मदद मिली है। क्योंकि ये जो मिड डे मील स्कीम है, मिड डे मील स्कीम में जो लोअर और अपर कास्ट के स्टूडेंट हैं वो इस मील को साथ में खाते हैं, एक ही जगह पर खाते हैं। और इस तरीके से जो हमारा अनइक्वल ट्रीटमेंट है वो धीरे धीरे कम करने में ये चीज काफी मदद कर रहा है। और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर दलित महिलाओं को खाना पकाने के काम में लगाया गया है। जो दलित महिलाएं हैं वो खाना पकाती हैं। और इसके साथ ही जो मिड डे मील प्रोग्राम है उसने काफी गरीब बच्चों के हंगर यानी उनके भूख को भी खत्म करने में मदद किया है। क्योंकि देखिए जो भूखे बच्चे स्कूल में आते थे तो वो स्कूल में आते तो थे लेकिन उनका जो पेट है वो खाली रहता था क्योंकि वो काफी गरीब होते थे और वो कंसंट्रेशन नहीं करने पाते थे, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते थे। और इस चीज को कम करने में भी मिड डे मील स्कीम ने काफी ज्यादा मदद किया है।
तो देखिए यहाँ पर आगे बढ़े तो आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं उसने काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी बराबर का दर्जा इंक्रीज करने में काफी मदद किया है, लेकिन इसके बाद भी काफी ज्यादा अभी करने की जरूरत है। देखिए जो मिड डे मील स्कीम है उसने काफी ज्यादा हेल्प किया है एनरोलमेंट और अटेंडेंस बढ़ाने में गरीब बच्चों का, लेकिन इसके अलावा अभी भी बहुत ज्यादा अभी भी जो स्कूल हैं उनके बीच में डिफरेंस है, यानी जहां पर अमीर बच्चे पढ़ते हैं वहां के स्कूल में और जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं जहां पर वहां के स्कूल में काफी ज्यादा अंतर है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं हमारे देश में जहां पर दलित चिल्ड्रन हैं जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनके साथ अभी भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है या फिर अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है और इन बच्चों को अभी भी फोर्स किया जाता है अनइक्वल सिचुएशन में जहां पर उनकी डिग्निटी को ठेस पहुंचाया जाता है या फिर डिग्निटी को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लोग हैं वो अभी भी उनको इक्वल मानने के लिए राजी नहीं है, जबकि जो हमारा कानून है इस चीज को फोर्स करता है उसके बावजूद भी। और देखिए उसका एक रीजन ये है कि जो लोगों का एटीट्यूड है या फिर बिहेवियर है वो काफी स्लोली चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन किसी को कुछ कहेंगे तो वो एक दिन में मानकर तैयार हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लेगा। लोगों का जो एटीट्यूड है वो काफी धीरे धीरे चेंज होता है, बहुत ही स्लोली चेंज होता है। और इसके बावजूद कभी भी किसी भी पर्सन को ये पता है कि देखिए जो डिस्क्रिमिनेशन है वो लॉ के खिलाफ है, वो इलीगल है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो हैं वो दूसरे लोगों के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं उनके कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, डिसेबिलिटी के आधार पर, इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर और इसके अलावा महिला होने के आधार पर। और देखिए ये चीज तभी ठीक होगी जब लोग ये बिलीव करने लगेंगे कि कोई भी व्यक्ति इंफीरियर नहीं है या फिर कोई भी व्यक्ति को अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए और सभी लोगों को डिग्निटी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी है। और इसके बाद ही जो लोग हैं वो उनके एटीट्यूड जाकर चेंज होंगे। और इसके बाद जो हमारे जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करना डेमोक्रेटिक सोसाइटी में वो काफी एक लंबा स्ट्रगल है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपने कोई कानून बना दिया, कुछ कर दिया तो आपका तुरंत इक्वालिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी। और एक तरीके से जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं इंडिया में उनको कंट्रीब्यूट करना होगा और एक तरीके से साथ मिलकर इस इक्वालिटी को लागू करवाना होगा या फिर इम्प्लीमेंट कराना होगा। और इसके बारे में आगे हम